हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों। ये आप प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लें इस ऐप को दोस्तों। अभी आपके लिए कोर्स का प्राइस चल रहा है 1500 में 12 महीने का। 1500 में 12 महीने हिंदी साहित्य को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चनों पर दोस्तों। अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आप 1500 वाले कोर्स की चर्चा कर रहे हैं उसमें आपके लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, टॉपिक बाय टेस्ट, ट्रिकी वीडियो, डाउट्स वाले वीडियो, लाइव क्लासें, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासें भी आपके लिए रहेंगी पूरी। और हर संडे को टेस्ट भी रहता है, डाउट्स क्लियर सेशन, डाउट्स वाले वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एलटी ग्रेड, मास्टर कैडर वाले जो भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी दोस्तों नीचे नंबर भी दिया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जिनको भी एडमिशन लेना है वो आ जाएं। अब यहां से आपको यहां पर चालू करना है कि भाषा भूषण कृति के रचनाकार कौन है। आज का अपना ये पहला प्रश्न है, भाषा भूषण कृति के रचनाकार कौन है। भूषण जसवंत सिंह हैं, धर्मवीर भारती हैं, दिनकर हैं या फिर भूषण हैं, तो बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा भूषण कृति के रचनाकार आपको चयन करना है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो फटाफट से बताएंगे सभी साथी। भाषा भूषण ये जो कृति है, ये कृति के रचनाकार कौन है। तो आप लोगों ने सही उत्तर बताने का प्रयास किया है कि सर भाषा भूषण की अगर बात कर रहे हो तो भाषा भूषण जो रचना है, ये रचना है किसकी, जसवंत सिंह की। यानी कि आपका उत्तर यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जसवंत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, बताइए। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट डाउट्स में रहते हैं। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, इनमें से तो आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, बताइए क्या है राइट आंसर। आरंभिक काल किसने कहा और प्रारंभिक काल किसने कहा। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाया कि सर आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। और प्रारंभिक काल किसने कहा है, प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। तो आरंभिक और प्रारंभिक, आरंभिक काल गणपति दोस्तों मिश्र बंधुओं ने और प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन कई बार आया है और कई बार आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, आपको बताना है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है उनके लिए बढ़िया है दोस्तों, 1500 में 12 महीने के लिए ऑफर है। जिनको भी करना है एडमिशन लेना है, मास्टर कैडर वाले हमारे साथी, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। बताइए द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या फिर वल्लभाचार्य हैं, बताइए। द्वैतवाद के प्रवर्तक आपको चयन करना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर द्वैतवाद पूछा है मैंने। शुद्धाद्वैतवाद तो अपन ने पढ़ा था कि विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद की बात करें तो शंकराचार्य। द्वैतवाद की बात करें तो निम्बार्काचार्य, ठीक है। तो अपने आप उत्तर निकल के आ जाता है कि सर द्वैतवाद के हैं कौन, मध्वाचार्य। तो आपका जो ये नंबर है, ये नंबर ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर आते हैं, आपको बताना है कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें। हिंदी का जातीय कवि आपको बताना है किससे कहा जाता है। जातीय कवि किसे कहा जाता है, विद्यापति को, तुलसीदास को, सूरदास को, केशव दास को। हिंदी का जातीय कवि किससे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है
ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी का जातीय कवि। और आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर हिंदी का जातीय कवि अगर आप पूछ रहे हो तब आपका उत्तर जाता है क्या, तुलसीदास। तुलसीदास यानी आपका जो बी नंबर है तुलसीदास, ये तुलसीदास बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास जी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी की आपने ग्रंथ पढ़ा है रामचरितमानस से, इन्होंने लिखा था 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मनोविश्लेषणवादी लेखक कौन सा नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं है ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब जिनको भी पता है वो फटाक से बताएंगे मनोविश्लेषणवादी कवि कौन सा नहीं है। आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अब यहां पर आपका चयन करना है कि मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं है, तो बताओ कौन सा मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं है। राइट आंसर आपको चयन करना है। देखो जैनेन्द्र कुमार तो है, ठीक है, ईलाचंद्र जोशी भी हैं, अज्ञेय भी हैं, तो आपका राइट आंसर क्या चला गया, क्या चला गया कि सर नंद दुलारे वाजपेयी। ये क्या है, ये मनोविश्लेषणवादी नहीं है, ये स्वास्थ्यवादी हैं, स्वास्थ्यवादी आलोचक माने जाते हैं। कौन से, नंद दुलारे वाजपेयी। और ये वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं जिन्होंने दोस्तों पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना था। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, तो जैनेन्द्र हैं, ईलाचंद जोशी हैं, अज्ञेय हैं और डॉक्टर देवराज भी हैं, डॉक्टर देवराज भी हैं, है ना। तो ये भी अपन को याद कर लेना। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार आपको बताना है। बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं या फिर भारतेंदु जी हैं। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है, ये क्वेश्चन है आपका। बनारसी दास, श्याम सुंदर, अंबिका दत्त, भारतेंदु। प्रथम आत्मकथाकार आपको चयन करना है हिंदी के, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर हिंदी के जो प्रथम आत्मकथाकार हैं, यहां पर आपको लगाना है। तो क्या उत्तर लगाओगे। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार पंजाब मास्टर कैडर में, सेम क्वेश्चन आया था कि हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है। तो बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया है, यही डाउट्स किया था, बहुत सारे लोगों ने ए लगाया था, लेकिन ए क्या है, ए तो गलत है। बनारसी दास चतुर्वेदी तो नहीं है। आपका उत्तर यहां पर बी नंबर होता। बी जिन्होंने लगाया श्याम सुंदर दास, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बाबू श्याम सुंदर दास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको देख लेते एक बार। सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथानक की रचना की, जिसे हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अर्धकथानक का संपादन नाथूराम प्रेमी ने किया था और इसका प्रकाशन पहली बार 1943 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बंबई से हुआ था। ठीक है, और 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। तो आपको यहां पर श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अपन को याद रख लेना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर जो आपसे पूछा गया उसका आंसर क्या है, ये बी नंबर है। ठीक है, पिछली बार पंजाब मास्टर कैडर में ये क्वेश्चन बहुत सारे साथियों ने गलत किया था। उसके बाद यहां पर बीभत्स रस का स्थायी भाव बताना है आपको। बताइए कौन सा है बीभत्स रस का स्थायी भाव, क्या है, जुगुप्सा, विस्मय, भय या फिर आश्चर्य। बीभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है। लाइक कर देना है और जल्दी से शेयर भी करना है। बताओ क्या है बीभत्स रस का स्थायी भाव, क्या है। और ये क्वेश्चन बीभत्स रस का पूछा जाता है। रसों में अगर स्थायी भाव पूछा जाएगा तो सबसे पहले पूछा जाता है बीभत्स रस का स्थायी भाव।
बाकी पूरे के पूरे जो रस हैं उनके स्थायी भाव आपको पता होनी चाहिए। तो बीभत्स रस का जो स्थायी भाव वो क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी कि घृणा भी होता है। तो आपका जो ए नंबर है जुगुप्सा या घृणा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य या फिर विस्मय। आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव माना जाता है, आश्चर्य या विस्मय। इसको याद कर लेना। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स के रचनाकार कौन है? एक पति के नोट्स इसके रचनाकार कौन है? महेंद्र भल्ला, ममता कालिया, नीलेश रघुवंशी और अज्ञे। एक पति के नोट्स बताना है आपको, एक पति के नोट्स, इसके रचनाकार आपको चयन करना है। जल्दी से बताइए, बताएं और लाइक करना है दोस्तों। एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। बताएं, एक पति के नोट्स, ये रचना आपसे पूछी गई है कि इसके रचनाकार कौन है। सभी साथी बताएंगे एक स्वर में, और जल्दी से लाइक कर दो फटाक से, और शेयर भी कर दो अपने मित्रों को। एक पति के नोट्स आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, और सीधा आंसर जा रहा कि सर एक पति के नोट्स अगर किसी को दे दिए तो क्या पढ़ेंगे? भल्ला भल्ला पढ़ेंगे, भल्ला। तो ये महेंद्र भल्ला आपका सही हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया और एक पति के नोट्स भल्ला। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। और एक कस्बे के नोट्स हैं दोस्तों, नीलेश रघुवंशी। एक कस्बे के नोट्स भी हैं। देखो यहां पर देखो, पहले से एक पति के नोट्स आपसे पूछा गया तो आपने उत्तर लगा दिया महेंद्र भल्ला, बल्ला। बोले पति के नोट्स अगर किसी को दे दिए तो बल्ला बल्ला पढ़ेंगे। ठीक है, और ममता कालिया, देखो एक पति के नोट्स अगर, पत्नी के नोट्स अगर किसी को दे दिए पति ने तो फिर कालिया बन जाएगी पत्नी, तो कालिया से क्या हो जाएगा? ममता कालिया। ठीक है, और एक कस्बे के नोट्स किसके हैं? नीलेश रघुवंशी। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। प्रेमचंद हैं, रांगे राघव हैं, सुदर्शन है, राजेश जोशी है। बताओ पंच परमेश्वर कहानी ये किसकी है? बताइए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आपको चयन करना है, और सभी लोग बताएंगे पंच परमेश्वर। लाइक कर दे सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक बताना है, और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कि सर एक पंच परमेश्वर कहानी एक तो प्रेमचंद जी की है। ठीक है, यानी कि आपका एक बिल्कुल है, और एक पंच परमेश्वर कहानी रांगे राघव की भी है दोस्तों। ठीक है, तो पंच परमेश्वर कहानी याद रख लेना है। ठीक है, एक पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है, और एक पंच परमेश्वर कहानी रांगे राघव की भी कहानी का नाम पंच परमेश्वर है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। अब थोड़ा सा जाते हैं नीचे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये बताना ये पंक्ति किसकी है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बताओ संजय यादव जी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये क्वेश्चन अच्छा है और आपको चयन भी करना है। अब बताओ किसकी पंक्ति है, बताइए। रितेश जी, अनिल कुमार जी, साहेब भाटिया जी, प्रश्न है आपका। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कबीरदास, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर तुलसीदास, ऐसा क्वेश्चन आया है आपका, और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है। देखो बहुत सारे लोग कबीर लगा रहे हैं, करंजी कबीर लगा रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है वो सही लगाएंगे कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है। जाति पाति पूछे नहीं कोई रामानंद की। ठीक है, ये हो गया आपका रामानंद, बिल्कुल सही हो गया। जाति पाति पूछे नहीं कोई रामानंद। और एक पंक्ति पूछी जाती है कौन सी, देखो बहुत सारे लोग सिंपली ए लगा रहे हैं।
कि जाति न पूछे साधु की, अनुपम जी बिल्कुल सही है। जाति न पूछे साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, तो जाति न पूछे साधु की, ये अगर ऐसा पूछा जाता साधु की, तब आपका उत्तर हो जाता है क्या, तब आपका उत्तर होता कबीरदास। लेकिन यहां पर पूछा गया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, तो ये पंक्ति किसकी होगी, ये पंक्ति रामानंद है। ही तो डाउट्स हैं दोस्तों, इन्हीं डाउट्सों को आपको क्लियर करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखो बहुत सारे लोगों ने लाइन से कबीरदास भी लगाया, शोभा सिंह जी, ठीक है, तो ये बी नंबर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते, भक्ति द्रवण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति किसकी है बताइए। चंचल राजपूत जी, शांति वर्मा जी, भावना जी, भक्ति द्रवण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपको बताना है। कबीरदास की पंक्ति है, रामानंद की पंक्ति है, रामानुजाचार्य की पंक्ति, या फिर तुलसीदास की पंक्ति है, बताओ। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति आपको चयन करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा कि बोले सर ये पंक्ति किसकी है, कबीरदास की है, ठीक है, ये पंक्ति कबीरदास की है। रामानंद इनके गुरु का नाम था, कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। मुस्लिमों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था, शेख तकी, ठीक है, मुस्लिमों के अनुसार मुस्लिमों के कबीर के गुरु का नाम था शेख तकी। और दोस्तों वैसे जो कबीर के गुरु का नाम था वो क्या था, रामानंद, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन बताया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देख लेते, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान इसके लेखक कौन है बताइए। नई कविता के प्रतिमान इसके लेखक कौन है, नामवार से हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, जैनेन्द्र है, या फिर नागेंद्र है, बताओ। दोनों क्वेश्चन, जिसको दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाए वो दोनों भी बता दिया करो। कमलाकांत जी, कबीर सिंह जी, कमलजीत जी, नई कविता के प्रतिमान इसके लेखक कौन माने जाते हैं, इसके लेखक आपको बताना है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है, तब आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा। आंसर बताया है नई कविता के प्रतिमान, और बहुत सारे लोग नामवार से बता रहे हैं। देखो कमलजीत जी नामवार बता रहे हैं, बंटी शर्मा जी नामवार बता रहे हैं, जाहिद अली जी भी नामवार बता रहे हैं, रीता कांत जी भी नाम बता रहे हैं, है ना, और प्रभात जी भी बता रहे हैं, पूनम जी। यही तो गड़बड़ है, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोग पढ़ें। श्याम पंडित जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही तो है। आधे से ज्यादा लोगों ने गलत बताया। ये नामवार सिंह की नहीं है नई कविता के प्रतिमान, ये है लक्ष्मीकांत वर्मा की, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की है। मैं यही चीज आपको समझाता हूँ, आप लोग आंखें बंद करके पढ़ते रहे। ये नई कविता के प्रतिमान है किसकी, लक्ष्मीकांत वर्मा। और अगर यहाँ पर नई काट दो, कविता के नए प्रतिमान अगर पूछा जाता, कविता के नए प्रतिमान, इतने यहाँ पर नए जुड़ जाता और यहाँ पर नई कट जाता, तो मैंने कई बार याद करवाया, शायद आपको ट्रिक पता होगी कि कविता के नए प्रतिमान, अगर कविता पहले आता है, कविता पहले आता है तो कविता किसी का नाम है, कविता पहले आता है तो कविता किसी का नाम है, यानी कि कविता के नए प्रतिमान हो जाएगी नामवार सिंह की। और अगर नई पहले आता है तो आप लोग देखेंगे कि पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, नई नई लक्ष्मी आंदो, नई नई लक्ष्मी, तो नई नई लक्ष्मी के चक्कर में पड़े रहते, नई नई लक्ष्मी, ठीक है, कौन, पूरे भारत के लोग नई नई लक्ष्मी के चक्कर में पड़े रहते। तो नई आया पहले तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, और कविता पहले आए तो कविता किसी का नाम है, तो नाम से क्या बनेगा, नामवार से। दोनों चीजें क्लियर हैं, बहुत अच्छे से आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। जितने लोग गलत बता रहे थे उनको ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है। महज डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, महज डिप्टी राष्ट्र कवि, बताइए, फटाक से बताएं। लाइक करना है जल्दी जल्दी से, शेयर भी करना है फटाक से,
और महज डिप्टी राष्ट्र कवि बताना है किससे कहा जाता है। डिप्टी राष्ट्र कवि किससे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, शमशेर या फिर अमीर खुसरो, बताओ महज डिप्टी राष्ट्र कवि। यही डाउट्स वाले कुछ प्रश्न हैं। कुबेर जी आजकल आ नहीं रहे हैं, कभी कभार आ जाते, टाइम मिल गया बोले भूले बिसरे, है ना। तो महज डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इनकी एक रचना थी भारत भारती, आपने पढ़ी होगी भारत भारती। ये 1912 की रचना थी और इसकी प्रसिद्धि के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसको, मैथिली शरण गुप्त को। किसने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और महज डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता, तो दिनकर को। इन्होंने अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था दोस्तों, ठीक है। इसको भी याद कर लेना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं अगले क्वेश्चन को पढ़ना। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है। हार की जीत बताना है, बताइए, सभी लोग बताएंगे। साहिबुद्दीन जी मंसूरी, हार की जीत, ये कहानी कई बार पूछी जाती है। इस कहानी के रचनाकार कौन है। अब यहां पर भी गाड़ी अटक जाती, क्योंकि आपने केवल एक चीज पढ़ी है, एक चीज पढ़ी है कि हार की जीत कहानी सुदर्शन की है, लेकिन आपको एक चीज और पढ़नी है आज। देखो, आप बताओगे क्या, सुदर्शन, हार की जीत सुदर्शन, लेकिन एक हार की जीत एक और कहानी है, वो बताइए तीन में से वो किसकी है। तो यहां पर एक चीज आपको समझनी है, लाइन से बताओगे आप लोग सुदर्शन, क्योंकि हार की जीत आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, बी नंबर, ए और बी बताया कबीर सिंह जी ने, वेरी गुड। अब आपको ये चीज भी याद रखनी है कि एक कहानी प्रेमचंद जी की भी है। एक कहानी किसकी है, प्रेमचंद जी की भी है, हार की जीत, और एक कहानी सुदर्शन जी की भी है। इन दोनों की है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से आप किसी को भी टिक लगाओगे, सही माना जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, केवल समझाने के लिए क्वेश्चन रखा है कि जो हार की जीत कहानी है, ये कहानी प्रेमचंद की भी है, ये कहानी सुदर्शन की भी है, दोनों की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। ये पूस की रात बताना है, बताओ, फटाक से बताएंगे सभी लोग, और शेयर भी कर देना सभी साथी, लाइक भी करना अपने मित्रों को। और हार की जीत के बारे में आपको चयन करना है, बताइए, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। बताओ, कमलाकांत जी, पूस की रात। अब पूस की रात सभी लोगों को पता है कि सर ये प्रेमचंद की है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक भी याद रख लेना है कि एक पूस की रात जो है, एक पूस की रात बादशाह हुसैन रिजवी की भी कहानी है। यानी कि पूस की रात दोनों की है, प्रेमचंद की भी कहानी है और बादशाह हुसैन रिजवी की है। ऐसे ही प्रश्न आपको डाउट्स में डाल देते हैं और आप कभी कभी गलत कराते हो, ठीक है। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा बादशाह हुसैन रिजवी और प्रेमचंद, दोनों की कहानी है। दोनों आपको याद रख लेना। पूस की रात, ज्यादा आपको पूस की रात पता प्रेमचंद है, लेकिन आज पता चल गया कि सर बादशाह हुसैन रिजवी की भी एक कहानी है जो पूस की रात जिसका नाम है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, तेरी मेरी उसकी बात, इसके रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा है, जल्दी से बताएं। लाइक करना है सभी साथियों को, शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। बहुत बढ़िया। हाँ रितेश जी बताइए, यहां पर चयन करिए, सभी साथी चयन करेंगे और बताना यहां पर कि तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, ये जो रचना है, ये रचना किसकी। अपन बोलते हैं ना तेरी मेरी यस की बात, तेरी मेरी उसकी बात, बोले सर यस को मत बताना, यस को, यस को मत बताना। यस को तो क्या हो जाएगा, यशपाल, यशपाल हो जाएगा। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, ये बिल्कुल सही है। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात के रचनाकार कौन है, यशपाल, यशपाल, यानी सी नंबर आपका सही है। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यहां पर देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपाद हैं, देवसेन हैं, चंद बरदाई हैं या फिर स्वयंभू हैं, ये बताना है। हिंदी के
प्रथम कवि कौन है? एक क्वेश्चन है आपका, बताओ हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, ज्ञानेश जी, प्रेम सिंह जी, अनिल कुमार जी कटारिया, कमलाकांत जी, प्रवीण जी, साहिब जी, मधु जी, अनुपम जी, सभी को चयन करना है। जल्दी से आपको चयन करिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है। इतना आसान क्वेश्चन है, सरल है, सबको पता है, लाइक कर देना है। और यहाँ पर अपन ने देखा है कि सर हिंदी के प्रथम कवि की बात करोगे तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना किसको? सरहपाद को। ठीक है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्राप का चार। ठीक है, श्राप का चार दोस्तों ये जैन ग्रंथ है, आचार्य देवसेन द्वारा ये रचित है। ठीक है, 933 ईस्वी में ये रचित है। ठीक है, और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? श्राप का चार, जिसके रचनाकार कौन है? देवसेन। अब हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो सरहपाद, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है तो महाकवि में चंद्रवरदाई आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा था। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। जबकि आपको पता है स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, ये भी याद रख लेना। स्वयंभू ने पता है पयोमचर्यु लिखा था, पयोमचर्यु लिखा था जिसमें 83 संधियां थी। इनके पुत्र ने 7 संधियां और जोड़ी, इसको पूर्ण किया, तो कुल मिला के इसमें 90 संधियां और 5 कांड। ठीक है, किसमें? पयोमचर्यु में। ठीक है, ये स्वयंभू, और इस पयोमचर्यु को क्या कहा जाता है? जैनी रामायण कहा जाता है पयोमचर्यु को। ठीक है, ये अपभ्रंश के, याद रख लेना, ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहारी और देव के रचनाकार कौन है? अनिल कुमार जी। बताइए। ठीक है, पहले से अच्छा है ना। अब आपको बताना बिहारी और देव के रचनाकार कौन है, ये चयन करना है। भगवान दीन है, कृष्ण बिहारी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर हरिऔध हैं। बिहारी और देव, कबीर सिंह जी, दीपक कुमार जी, जल्दी से बताइए। कमलाकांत जी, बिहारी और देव के रचनाकार कौन है? ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोगों को लाइक करना है और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना है। ठीक है, बिहारी और देव के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ये आपको चयन करना है। तो फटाक से आंसर बताएंगे सभी लोग, और आपका राइट आंसर है कि सर बिहारी और देव ये क्या है? भगवान है। तो भगवान से क्या हो जाएगा? भगवान दीन। भगवान से क्या हो जाएगा? भगवान दीन। बिहारी और देव के रचनाकार कौन है? तो भगवान दीन। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, भगवान दीन आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम बताना है, बताइए। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? बताओ। और ये त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया, तो देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। हाँ, देवर बिहारी कृष्ण बिहारी की है, वेरी गुड। और बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे, लेकिन अच्छी बात है। जैसे सुमन जी ने गलत कर दिया है, पुष्पा जी ने गलत कर दिया है, वीनू जी ने गलत कर दिया, बहुत बढ़िया। और देखो सुधा तिवारी जी ने गलत कर दिया, जॉनी जी ने, बहुत बढ़िया। गीता जी ये बता रही हैं, मनोज जी भी, कुबेर माझी जी भी ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया माझी जी। गीता सिंह, रिया जी ये भी ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। राजकुमारी ये बता रहे, यही तो मिस्टेक हो रहा है अनिल कुमार जी कटारिया। आपका उत्तर ये नहीं है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र नहीं है, इनका वास्तविक नाम है वासुदेव सेन। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इन चीजों को पकड़ना है। कम से कम नहीं बताया तो 40% लोगों ने इसको गलत बता दिया, 60% लोग सही थे। तो यहाँ पर उत्तर आपका वासुदेव सेन है। ठीक है, ये त्रिलोचन का वास्तविक नाम था वासुदेव सेन।
आपके लिए समझने के लिए रखा गया था वैद्यनाथ मिश्र, क्योंकि यहां आप डाउट्स खाएंगे, मुझे पता था। तो आप वैद्यनाथ मिश्र, ये नागार्जुन का वास्तविक नाम था। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह। ठीक है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपको बताना होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होता कि सर त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम था वो वासुदेव सिंह था, और नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्रा। अभी यहीं पर आप डाउट्स खाते हो, इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, जो गलत बताते उन्हीं का नाम लेते हैं, गलत वालों को सही रास्ते पर लाना ना, सही वाले तो बहुत हैं। त्रिलोचन का हो गया। उसके बाद यहां पर आते हैं अगला, देखो प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्राकृत पेंगलम, इस ग्रंथ के रचनाकार आपको चयन करना, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, यहां भी कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, बताओ, फटाक से बताना है। रिंकू राय जी, क्या नेगेटिव हो रहा है आपका? बताइए जल्दी से। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। लक्ष्मीधर, बंशीधर, स्वयंभू या फिर रोड़ा कवि? बताओ। इसको भी बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी, लेकिन आपको ये चीज याद रख लेनी है कि सर ये जो प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है ये लक्ष्मीधर का है। किसका है? देखो डी बता रहे हैं राकेश जी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी बता रहे हैं, यही तो गड़बड़ होता है। यहां पर देखो, ये लक्ष्मीधर, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर। और ये प्राकृत पेंगलम की टीका लिखी थी किसने? बंशीधर ने। प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी थी? बंशीधर ने। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर। कैसे ही क्वेश्चन अपन ने रखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इन डाउट्स वाले प्रश्नों से कुछ आपको सीखना है, इनको अलग करना है। ठीक है, अब यहां पर आते प्रेमचंद जी का पूर्ण उपन्यास कौन सा है? अपूर्ण उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद जी का? बताओ। मंगलसूत्र है, गोदान है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके उसमें। तो प्रेमचंद जी का पूर्ण उपन्यास आपको चयन करना है। देखते हैं कौन कौन सही चयन कर पाता है, और लगभग सभी लोग चयन करेंगे, क्योंकि सभी से बनता है कि सर प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है कौन सा? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ये अपूर्ण उपन्यास है, यानी कि आपका जो ये नंबर है, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का पूर्ण उपन्यास कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए राकेश सिंह जी राजपूत, जयशंकर जी का पूर्ण उपन्यास आपको चयन करना है। इरावती है, कंकाल है, तितली है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? मंगलसूत्र अधूरा रह गया है ना, प्रेम का मंगलसूत्र अधूरा रह गया। रितेश जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पर आपने उत्तर बताया अनुपम जी, वेरी गुड, कि सर इनका इरावती जो है, इरावती ये क्या है? अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो आपका जो एक नंबर है, एक नंबर, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा इसलिए क्लास नहीं आई थी इरावती। बाकी प्रीमियर क्लास आती है, प्रीमियर क्लास तो आपकी हर रोज आती है। और जो इरावती है ये ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है, ऐतिहासिक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास? इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं, सभी लोगों को ये पढ़ने हैं। भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? आपको चयन करना है। देवकी नंदन खत्री का, दुर्गा प्रसाद खत्री का, गोपाल राम गहमरी का, इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से। भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? ये आपका क्वेश्चन है। लाइक करना है, शेयर भी कर देना है अपने मित्रों को। और ये किसका अपूर्ण उपन्यास है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आपका राइट क्या हो जाएगा? देवकीनंदन खत्री का है क्या? वेरी गुड, ये देवकीनंदन खत्री का है। और इसको पूर्ण किया था किसने? इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। ठीक है, तो ये भूतनाथ किसका पूर्ण उपन्यास अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो आप ये नंबर ही लगा देना। ठीक है, और
ये दुर्गा प्रसाद जो खत्री है, इन्होंने इसको पूर्ण किया था, दुर्गा प्रसाद ने। ये जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं, कौन? गोपाल राम गहमरी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर कि निराला के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? निराला के बताना है। केवल कृष्ण जी बताइए, रोशनी जी, गीता जी, राजकुमारी जी, निराला के अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? ये आपको बताना है। काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा या फिर उपर्युक्त सभी। निराला के अपूर्ण उपन्यास, निराला का पूर्ण उपन्यास कौन सा है? एक क्वेश्चन है। लाइक कर देना है, अपने मित्रों को शेयर भी करना है। और यहाँ पर निराला की बात आई है तो निराला का उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ, काले कारनामे, चमेली या फिर इंदुलेखा या सभी? देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। और आपका राइट आंसर है कि सर काले कारनामे भी है, चमेली भी है, इंदुलेखा भी। ठीक है, ये याद रख लेना। ये सभी क्या है? निराले हैं। बोले सर काले कारनामे निराले व्यक्ति करते हैं। चमेली तो निराली होगी, चंपा चमेली निराली। इंदुलेखा, ये सभी जो है निराला के अपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का तो इरावती था, निराला ने बहुत सारे अपूर्ण लिखे हैं। कंसबद्ध, ये किसकी अपूर्ण रचना है? कंसबद्ध, बताओ कंसबद्ध एक किसकी अपूर्ण रचना मानी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। अपूर्ण रचना है अनिल कुमार जी कंसबद्ध, और ये किसकी मानी जाती है? कमलाकांत जी बताइए, प्रेमांशु चौधरी। और कंसबद्ध जिनको भी एडमिशन लेना है, आप लोगों के लिए पेड क्लास चलती है हिंदी साहित्य में 1500 में 12 महीने, पूरे 1500 में 12 महीने, जहां पर रिकॉर्डेड क्लासें भी रहती हैं, जहां पर लाइव क्लासें भी रहती हैं, जहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहते हैं, हर संडे को भी टेस्ट रहता है, डाउट्स वाले वीडियो भी रहते हैं जहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंसबद्ध आपको बताना है, और कंसबद्ध है अंबिका दत्त व्यास की। ठीक है, तो आपका जो सी नंबर है अंबिका दत्त व्यास, ये बिल्कुल सही है। कंसबद्ध किसकी अपूर्ण रचना है? तो अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, और आपको पता ही है कि सर ये अंबिका दत्त व्यास हैं, है ना, और प्रताप नारायण मिश्र, सभी भारतेंदु युग के हैं। मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में प्रकाशित किया गया? ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार। बताओ कितने भागों में प्रकाशित किया गया? मिश्र बंधु के बारे में जानते हैं कि सर इसके पहले इन्होंने हिंदी नवरत्न एक ग्रंथ लिखा था। हिंदी नवरत्न किसने? मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लिखा था इन्होंने 1910 में। ठीक है, हिंदी नवरत्न। और मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? ये आपसे पूछा गया है, अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और आपका मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है, ऐसा पूछा गया। सभी लोग लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। तो आपका उत्तर आया कि सर ये 4 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हो गए थे, और फिर 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये 4 भागों में प्रकाशित है। और इस मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा है दोस्तों, 5 कालखंडों में इसमें बांटा गया। ठीक है, वेरी गुड। इसके पहले हिंदी नवरत्न की रचना की थी 1910 में मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल कहा था। इतना अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो आपका एक क्वेश्चन यहां से बन ही जाता है एग्जाम में कि आरंभिक काल किसने कहा। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? तो 5 कालखंडों में। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? 3 भाग, 1913 में, चौथा 1934 में। अब एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि मिश्र बंधु का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 में हुआ। ठीक है, ये भी पिछली बार हिंदी नवरत्न पूछा गया था पंजाब मास्टर कैडर में कि हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? तो रचना काल 1910 है इसका रचना काल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। अब जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है, तो ये एडमिशन ले सकते हैं 1500 में 12 महीने के लिए। बहुत ही अच्छी ट्रिक से अध्ययन होगा। डाउट्स वाले प्रश्न भी आपके डाउट जितने हैं वो भी बहुत अच्छे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और हिंदी साहित्य इसमें जो 1500 वाला कोर्स है, इसमें क्या क्या आपके लिए मिलेगा? तो राजकुमारी जी, जिनको भी मास्टर कैडर की करनी है तैयारी हिंदी की, जिनको भी करना है वो एडमिशन ले सकते हैं। ऐप में जाकर के सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण रहेगा इसमें।
टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, ट्रिकी वीडियो रहेंगे, डाउट्स वाले वीडियो रहेंगे, लाइव क्लासें रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासें भी रहेंगी। एवरी संडे यानी कि हर संडे को दोस्तों टेस्ट होगा और डाउट्स क्लियर सेशन भी आपके इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिनको भी दोस्तों करना है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और अध्ययन में जुट जाएं। चाहे पंजाब मास्टर कैडर वाले हों, चाहे केबीएस वाले हों, चाहे आर्मी स्कूल की भर्ती निकली है, हिंदी साहित्य उनका भी अगर सब्जेक्ट है तो आर्मी स्कूल वाले भी। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, सभी साथी जुड़े रहें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर के। और दोस्तों लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद।